हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। अब देखिए, केमिकल बॉन्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम केवल वही पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि वीबीटी किसने दी थी तो आपके जबान पे एक नाम आएगा, पॉलिंग ने। लेकिन अगर हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ें तो हिटलर और लंदन ने जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले वीबीटी दी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले वीबीटी किसने दी, तो आंसर आएगा हिटलर एंड लंदन। ये दी थी 1927 में। उसके बाद 1931 में स्लेटर और पॉलिंग, इसने जो है इसको इम्प्रूव किया, ये डेवलप किया। ठीक है, वीबीटी के बारे में आप जब जानते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो वीबीटी के बारे में अभी इतना ही। इसके बाद दे रखा ओवरलैपिंग, ये वीबीटी के अंदर ही आता है। अब देखिए, ओवरलैपिंग को हिंदी में कहते हैं अतिव्यापन। तो ओवरलैपिंग होता क्या है? देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है तो आप दो तरीके से कह सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन के साझा से, या फिर हम कहते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल या कक्षकों के अतिव्यापन से। अब दोनों का मतलब देखा जाए तो एक ही है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल है क्या? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो स्पेस है, जो प्रायिकता है, उसी को हम स्पेस को ऑर्बिटल कह रहे हैं। तो वहां पर ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ओवरलैपिंग क्या होती है? देखिए, ओवरलैपिंग क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों जो आपस में मिलते हैं। इंटरमिक्स का मतलब इंटरमिक्स होना, मतलब मिक्स होना एक दूसरे में। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, उसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। इंटरमिक्सिंग भी कह सकते हैं, पेनिट्रेशन भी कह सकते हैं, लेकिन इंटरमिक्सिंग जो है वो ज्यादा ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो ये क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है। अब यहां पर अगर हम वीबीटी को कंपेयर करें एमओटी से, तो दोनों में फर्क क्या है कि एमओटी में ओवरलैपिंग के बाद एटॉमिक आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, लेकिन वीबीटी में आइडेंटिटी क्या होती है? बनी रहती है। तो ओवरलैपिंग क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब ओवरलैपिंग से हो क्या रहा है? ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ओवरलैपिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं नॉर्मली, अगर हम बात करें, एक सिग्मा और एक पाई। अलग अलग ओवरलैपिंग पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ओवरलैपिंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है? तो ओवरलैपिंग जो है दो चीज पे डिपेंड करी है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर। मतलब अगर साइज जो है वो छोटा होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, या साइज बड़ा होगा तो ओवरलैपिंग कम होगी। तो ये तो हो गया पॉइंट साइज का। और अगर आपसे पूछा डायरेक्शनल कैरेक्टर, तो डायरेक्शनल कैरेक्टर अगर ज्यादा होंगे तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। अब देखिए, यहां पर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो समझने के लिए देखिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर साइज वाला पॉइंट लें तो जैसे मान लीजिए अगर आप ओवरलैपिंग करा रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे HCl, HBr और HI, HF भी आप ले सकते हो, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओवरलैपिंग के। मतलब ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, तो आप क्या कहोगे? HF की। क्यों? क्योंकि यहां पर आप क्या कह सकते हो कि बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है इसकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और बॉन्ड एनर्जी भी क्या है? ज्यादा है। अब यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों है? इसका आंसर ये है कि हाइड्रोजन जो है वो कॉमन है, हाइड्रोजन कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर से आप कंपैरिजन नहीं करते। 1s 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 और ये 1s। कंपैरिजन वाला फैक्टर क्या है? ये हैलोजन। अब देखिए, हैलोजन में अगर हम बात करें ओवरलैपिंग की, तो हाइड्रोजन का तो 1s काम आ रहा है, और जो फ्लोरीन है उसका 2p काम आ रहा है। क्या काम आ रहा है? 2p। क्लोरीन का 3p काम आ रहा है, इसका 4p काम आ रहा है, इसका 5p काम आ रहा है। तो हमने क्या देखा
कि 1s तो कांस्टेंट है, लेकिन जो p ऑर्बिटल है वो फिक्स नहीं है हेलोजन के केस में। कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं, हमने क्या देखा 2p 3p 4p 5p, फिर हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर जैसे जैसे आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है, और ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम, और ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऊपर से जब आप नीचे जा रहे हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो घट रही है। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग घट रही है। और ओवरलैपिंग क्यों घट रही है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा पॉइंट कि अगर साइज को आप बढ़ाते हो तो ओवरलैपिंग कम हो जाती है, और साइज को घटाते हो तो ओवरलैपिंग बढ़ जाती है। तो ये तो पॉइंट था साइज का। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्शनल कैरेक्टर। डायरेक्शनल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्शनल कैरेक्टर को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एस और पी के कंपैरिजन में पी में जो है डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा है। और अगर मैं कंपेयर करूं अनहाइब्रिड और हाइब्रिड ऑर्बिटल को, तो अनहाइब्रिड के कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं उसमें जो है डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो बता दिया कि डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा किस में, एस से ज्यादा पी में है और अनहाइब्रिड से ज्यादा हाइब्रिड में है, लेकिन ये डायरेक्शनल कैरेक्टर होते क्या है? तो डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझो कि अगर आप किसी चीज को देख रहे हो अलग अलग, जैसे देखिए अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो मैंने आपको आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी पढ़ाई थी। क्या होती है कि अगर अलग अलग डायरेक्शन से प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ता है, अगर आप अलग अलग डायरेक्शन से मेजर कर रहे हो और प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे, तो वो एनआइसोट्रॉपी होती है। सेम यहां पर वो कंसेप्ट है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, किसी भी शेप या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो या ऑर्बिटल को देख रहे हो, अगर अलग अलग डायरेक्शन से देखने के बावजूद वो आपको सिमिलर दिख रहा है तो उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है। लेकिन अलग अलग डायरेक्शन के देखने से आपको वो अलग अलग दिख रहा है तो उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर है। इसको आप ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल, गोलाकार ऑब्जेक्ट है, गोल होती है ना गेंद, बॉल होती क्रिकेट की बॉल। अब आप ये मत कहना सर लेदर की बॉल थोड़ी सी वैसी होती है। सिंपल बॉल की बात करें तो सिंपल बॉल को आप कहीं से भी देखो, सिंपल गोला जो होता है स्फेयर, उसको आप कहीं से भी देखो आपको एक जैसा लगेगा। यहां से देखोगे तो भी गोला दिखेगा, यहां से भी गोला दिखेगा, यहां से भी, कहीं से भी देखो, मतलब इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है। अब अगर हम बात करें पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डंबल शेप होती है, एक साइड पी प्लस और एक साइड माइनस। तो डंबल जो शेप है, यहां से देखोगे अलग दिखेगा, यहां से देखोगे अलग दिखेगा, यहां से देखोगे अलग दिखेगा, मतलब अलग अलग डायरेक्शनल कैरेक्टर से आपको अलग अलग दिखेगा। जैसे मान लीजिए मार्कर ही देख लीजिए, यहां से देखोगे तो आपको अलग शेप दिखाई दे रहा है, और जब आप यू देखोगे तो आपको अलग शेप दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है चीज वही है, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन डायरेक्शन से आपको जो ऑब्जर्वेशन है उसका वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर है। जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन चेंज होगा डायरेक्शनल कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। पी में तो दोनों लोब बराबर होती है, लेकिन जब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वहां पर आपके एक लोब छोटी और एक लोब बड़ी होती है। समझ आ रही है बात? तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जो डायरेक्शनल कैरेक्टर है एस में तो है ही नहीं, एस से ज्यादा पी में है। और अगर हम बात करें अनहाइब्रिड और हाइब्रिड की, तो पी जो है मतलब अनहाइब्रिड से ज्यादा किस में, हाइब्रिड में। क्यों? क्योंकि यहां पर तो दोनों लोब सेम है, लेकिन यहाँ दोनों लोब का साइज बहुत डिफरेंट है। यहां से देखोगे तो आपको बड़ा दिखेगा, यहां से देखोगे तो आपको छोटा दिखेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा है। तो ओवरऑल डायरेक्शनल कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो एस से ज्यादा पी में और पी से ज्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये बात हो गई डायरेक्शनल कैरेक्टर की। समझ में आई बात? तो एक हमने बात करी साइज की, तो साइज मैंने क्या कहा, जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ओवरलैपिंग घट जाएगी। डायरेक्शनल कैरेक्टर की बात करें तो जैसे जैसे आप एस से पी में जाओगे, पी से हाइब्रिड में जाओगे, डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ेंगे, और डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ेंगे तो ओवरलैपिंग बढ़ेगी, ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? तो ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर। और ओवरलैपिंग जो है उससे क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, या आप इसको यहां लिख सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग। ये मैंने लिख दिया यहां पर। अब इसके बाद अगर हम बात करें हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर हम कंपेयर करें sp sp2 sp3 को, तो देखिए sp sp2 और sp3, अब इनमें क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने भी हैं उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर सेम है। वापस से रिपीट कर रहा हूं,
हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने भी हैं उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर सेम है, मतलब sp हो चाहे sp2 हो चाहे sp3 हो, सेम डायरेक्शनल कैरेक्टर है। तो अगर आप डायरेक्शनल कैरेक्टर का ऑर्डर देखोगे तो तीनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शनल कैरेक्टर का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, डायरेक्शनल कैरेक्टर, यहां लिख देता हूं डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो sp हो चाहे sp2 हो चाहे sp3 हो, तीनों का बराबर है। लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो साइज जो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, इन केस के लिए, इन तीनों ऑर्बिटल के लिए, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। मतलब जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसका साइज कम होगा। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं साइज के, तो क्या होगा, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसका साइज कम होगा। इसका मतलब साइज का ऑर्डर हो गया sp, फिर sp2 और फिर sp3, ये ऑर्डर आ गया। किसका आ गया, साइज का। अब हमने अभी क्या देखा था कि साइज जो है वो ओवरलैपिंग या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ओवरलैपिंग का ऑर्डर देखूं, ओवरलैपिंग कहूं या फिर मैं इसको कह सकता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो देखिए ओवरलैपिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर साइज से रिवर्स आता है। तो ओवरलैपिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आना चाहिए, सबसे ज्यादा sp, फिर sp2, फिर sp3। देखिए इसका एक रीजन भी है, या इसका अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो इसका जो रीजन है या कंसेप्ट है वो ये है कि sp ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, 50% होते हैं, sp2 में 33.33% होते हैं और sp3 में 25% होते हैं। तो परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या होता है, क्योंकि s कैरेक्टर की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है। न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो देखिए मैंने आपको लास्ट पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है, तो वहां पर एक चीज और पढ़ा रखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पढ़ा रखा है। तो अगर मैं बात करूं हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, नाभिक के ज्यादा पास है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा पास है। समझ आ रही बात। तो वहां पर क्या है, वो ज्यादा अपनी तरफ खींचता है, ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। तो जो साइज है वो छोटा है, साइज तो छोटा है लेकिन नाभिक के ज्यादा पास है तो अपनी ओर ज्यादा खींचता है, तो ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, और ओवरलैपिंग ज्यादा होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो एक्चुअल अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, तो आंसर क्या होगा, sp, फिर sp2, फिर sp3। इसका एक क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि कार्बन हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ से। तो यहां पर कंपेयर कैसे हो रहा है कि भाई ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये sp है, ये sp2 है, ये sp3 है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है कार्बन हाइड्रोजन का, ये वाला ऑर्डर है, ये फिर ये और फिर ये है कार्बन सिंगल बॉन्ड ही, लेकिन एक कार्बन sp का है, एक sp2 का और एक sp3 का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड वाला, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ का बॉन्ड एनर्जी का एक ही ऑर्डर आएगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा अलग। अब देखिए ये तो थी बात कंसेप्ट की, लेकिन कई बार क्या होता है जब बात आरपीएससी की आती है तो वहां पर हमारे लिए एक समस्या हो जाती है। समस्या क्या है, समस्या ये है कि आपके इनऑर्गेनिक की एक जो रेफरेंस बुक है जिसका नाम है जेडीली, क्या नाम है, जेडीली। देखिए अगर हम बात करें आरपीएससी की, नेट गेट की बात नहीं कर रहे, अगर आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनऑर्गेनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है आपकी, देखिए एनसीईआरटी तो है ही है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। अगर हम रेफरेंस बुक की बात करें तो आरपीएससी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है इनऑर्गेनिक की वो है जेडीली। और अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो आरपीएससी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, मॉरिसन बॉयड। अब समस्या ये है कि जेडीली में कई मिस्टेक्स दे रखी है। अब देखिए मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ जो मैं कमियां निकाल रहा हूँ, लेकिन जो बाकी सारी बुक्स की अगर हम बात करें, कंसेप्ट की बात करें, तो जेडीली जो है बिल्कुल उल्टी चल रही है बाकी बुक से। अब समस्या ये होती है कि जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन अगर एक्चुअल कंसेप्ट से करें तो आंसर कुछ और आएगा, लेकिन जेडीली का आंसर कुछ और आ रहा है। अब क्योंकि जब कंट्रोवर्सी होती है तो जब आपको एविडेंस देना होता है तो वहां रेफरेंस बुक्स का एविडेंस देना पड़ता है। तो अब जेडीली में दे रखा है तो रेफरेंस बुक हो गई, तो वहां पर कोई लॉजिक कोई कंसेप्ट काम नहीं करता, सॉरी, तो वहां पर कोई लॉजिक कोई कंसेप्ट काम नहीं करता। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअल कंसेप्ट तो यही है जो मैंने आपको अभी समझाया कि ओवरलैपिंग साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्शनल कैरेक्टर के। फिर हमने कहा हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर हम बात करें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे, साइज छोटा होगा, ये साइज का ऑर्डर हो गया। साइज का ऑर्डर जो है ओवरलैपिंग के उल्टा चलता है, तो ये ओवरलैपिंग का ऑर्डर हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। लेकिन जेडीली ने उल्टा दे रखा है,
जेडीली ने बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या दे रखा है, बिल्कुल इसके रिवर्स दे रखा है। रिवर्स का मतलब sp से ज्यादा sp2 और sp2 से ज्यादा sp3, ये ऑर्डर दे रखा है जेडीली ने। बकायदा एक टेबल दे रखी है चार्ट के फॉर्म में कि भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू दे रखी है उसने, तो वहां पर उसने ऑर्डर दे रखा है sp से ज्यादा sp2, sp2 से ज्यादा sp3। तो ये समस्या अब ये हो गई कि भाई एक्चुअल हम क्या पढ़े और आरपीसी के हिसाब से क्या पढ़े। तो एक्चुअल तो यही है, अगर आप बड़े एग्जाम में जाओगे, नेट गेट में जाओगे, आपको यही फॉलो करना है। लेकिन अगर आप आरपीसी में जा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू जेडीली हम बात करें तो ये आंसर है। तो ये मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आरपीसी जेडीली के हिसाब से आंसर मानेगी, तो मैंने आपको वो भी बता दिया। क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताता, मैं ये बता देता सही वाला, फिर आप एग्जाम में करके आते क्वेश्चन, फिर बोलते सर हमारा गलत हो गया, या फिर उससे पहले ही आप बोलते कि सर ये आरपीसी का क्वेश्चन है, ये देखो आंसर तो कुछ और दे रखा है। तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि रीजन क्या है। ये रीजन है कि एक्चुअल आंसर ये है, लेकिन जेडीली में क्योंकि वो दे रखा है तो इसलिए आरपीसी ने उसको माना है, वो एज अ रेफरेंस बुक मान के चल रहा है। तो आपको समझ में आ गया एक्चुअल क्या है और जेडीली के हिसाब से क्या है, तो आरपीसी जेडीली को फॉलो कर रही है। समझ में आ गई बात। तो आरपीसी के हिसाब से कोई पूछे तो ये बता देना, लेकिन डायरेक्ट पूछे कि भाई एसपी sp2 sp3 में क्या है तो ये बता देना आरपीसी में, बाकी जगह ये चलने देना। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसके हिसाब से करना। अब देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाया था। क्वांटम केमिस्ट्री में आपने देखा था कि भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए साई पूछ रखे थे, sp sp2 sp3। अब मैं क्या है, मैंने कम से कम 6-7 फिजिकल की बुक देख ली और अच्छे से पढ़ के आपको समझा दिया, वीडियो बना दिया, सब कुछ कर दिया। फिर जब लास्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे आरपीसी वाला तो हमसे सॉल्व ही नहीं हुआ। तो फिर बात मेरी समझ नहीं आई कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। फिर एक स्टूडेंट है लक्ष्मण चौधरी या लक्ष्मण पटेल आप कह सकते हो, टेस्ट में आपने नाम देखा होगा, उसने मुझे फोटो भेजी कि सर ये देखो जेडीली की फोटो। इसका मतलब आरपीसी ने जो साई वाले क्वेश्चन पूछे थे वो जेडीली में से पूछे थे। अब आपके फिजिकल की जितनी बुक हो, चाहे वो आपके पीएसपी हो, चाहे गुरदीप राज हो, चाहे ग्रेजुएशन की बुक हो, और भी रेफरेंस बुक हो, वहां पर सबको फेल करके आरपीसी ने किसको मान लिया, जेडीली को। जबकि अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो वहां पर किसी भी तरीके से वो फॉलो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर चाहे साई का क्वेश्चन हो, चाहे इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रेंथ हो, और एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, वहां पर तीनों केस में क्या है, आरपीसी ने आंसर उल्टे मान रखे हैं। उसका रीजन क्या है, दो तो मुझे जेडीली में मिल गए कि भाई ये रीजन है, एक तो ये जेडीली में है और एक ये जेडीली में है। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं दे रखा होगा, इसलिए आरपीसी ने आंसर उल्टा मान रखा है। तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी। तो भाई आपका सॉल्यूशन क्या है, रट लो कि भाई ये जेडीली में दे रखा है, रटना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी कंसेप्चुअल मैंने आपको समझा दिया। समझ आ रही बात। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो वहां पर क्या होगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसके हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। लेकिन जेडीली में वो दे रखा है तो आप उसको याद कर लेना। नोट्स में मैंने ये दे रखा है, ठीक है। जेडीली वाला नहीं दे रखा तो आप अलग से स्टार लगा के लिख लेना, अकॉर्डिंग टू आरपीसी एंड अकॉर्डिंग टू जेडीली आंसर इज दिस एंड एक्चुअल आंसर इज दिस। तो जब मैंने शीट में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उसके की के बाद में जो हिंट दे रखी है वहां मैंने लिख रखा है कि भाई आरपीसी के हिसाब से आंसर ये है लेकिन एक्चुअल आंसर ये है। तो आप आरपीसी के हिसाब से करके आ जाना, ठीक है। तो ये हमने बात करी ओवरलैपिंग की और वीबीटी थ्योरी की। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें ओवरलैपिंग में, और तो वहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हो। कैसे कि अभी हमने क्या देखा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लिया, साइज देख लिया, ओवरलैपिंग देख लिया, डायरेक्शनल कैरेक्टर की बात करी। तो हाइब्रिड और अनहाइब्रिड में हमने कंपेरिजन कर लिया। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का जो ऑर्डर था, अब देखिए इसमें एक चीज और है कि अगर साइज और डायरेक्शनल कैरेक्टर दोनों एक साथ आ जाए, इसका मतलब क्या है, हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाएगा, साइज और डायरेक्शनल कैरेक्टर एक साथ आ जाए कि भाई दोनों का आंसर उल्टा आ रहा है, तो आपको डोमिनेंट कौन करेगा, डोमिनेंट करेगा साइज। डोमिनेंट कौन करेगा, साइज। अगर साइज और डायरेक्शनल कैरेक्टर के आंसर अलग आ रहे हैं तो आपको साइज को डोमिनेंट मानना है, उसके हिसाब से आंसर आएगा। इसके अलावा एक चीज और है कि हमने क्या कहा कि भाई एस से ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर पी में है, तो ओवरलैपिंग एस से ज्यादा किस में होगी, पी में होगी। लेकिन पी में जो ओवरलैपिंग है दो तरीके से होती है। जैसे यहां पर आपने दे रखा है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। आप सब जानते हैं कि अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें तो ऐसे तो बनता है सिग्मा बॉन्ड और ऐसे बनता है पाई बॉन्ड। ये ऑर्गेनिक में मैं आपको और बता दूंगा, यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहे हैं। ये सिग्मा है और ये पाई है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके ऐसे कोएक्सियल बनता है। अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके ऐसे कोएक्सियल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, या इसको कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। समझ आ रही बात, एक ही लाइन में दोनों ऑर्बिटल आ रहे हैं और हेड ऑन या कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इसकी अगर हम बात करें
तो लेटरल या कोलेटरल भी कह सकते हो, और साइडवेज ओवरलैपिंग। समझ में आ रही बात? पार्श्व अतिव्यापन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पार्श्व अतिव्यापन, मुझे जहां तक याद आ रहा है। कोलेटरल ओवरलैपिंग, कोएक्सियल, कोलेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती है। अब जैसे मान लीजिए आपने याद कर लिया कि सर एस से ज्यादा पी में डायरेक्शनल कैरेक्टर है, तो पी में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है पी की ज्यादा होगी। लेकिन अगर कोई पूछ ले ओवरलैपिंग इसकी, तो इसकी ओवरलैपिंग कम होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे ओवरलैपिंग का ऑर्डर, तो सबसे पहले आएगा पीपी, फिर आएगा एस एस, फिर आएगा पीपी। ये पीपी सिग्मा वाला है और ये पीपी पाई वाला है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का जब ऑर्डर की बात करते हैं तो पी की ओवरलैपिंग ज्यादा है, किससे? एस से। लेकिन अगर वो पी पाई बॉन्ड बना रहा है तो उसकी ओवरलैपिंग कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी? कम होगी। तो ये बात थी ओवरलैपिंग की। अब देखिए ओवरलैपिंग के बाद जो कंसेप्ट दे रखा है वो दे रखा है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन देखने से पहले एक चीज दे रखी है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक बार हटा दूं और केवल आपसे पूछूं एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा रखा है कि जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो n+l रूल से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है? n+l। तो अगर मैं s और p के लिए n सेम मानूं तो l की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है? p के लिए ज्यादा है। s के लिए l 0 होता है, p के लिए l 1 होता है। तो वहां पर एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा है? p की ज्यादा है। लेकिन मैंने एक स्पेशल कंडीशन बताई थी कि अगर एटॉमिक नंबर 1 है, सॉरी एटॉमिक नंबर के मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो s की और p की एनर्जी सेम हो जाएगी। समझ में आई बात? अब यहां पर हमने क्या कहा? s की कम है, p की ज्यादा है। अब हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल को फिट करना है, तो इसको आप ऐसे समझो कि जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसकी कम होगी, जिसमें परसेंटेज p ज्यादा होंगे उसकी ज्यादा होगी। अब क्योंकि p में 100% p है तो उसकी सबसे ज्यादा है, और s में 100% s है तो उसकी सबसे कम है। तो आप ऑर्डर क्या रहेगा? s, फिर sp, फिर sp2, फिर sp3। जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड जा रहे हो तो परसेंटेज p कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो परसेंटेज s कैरेक्टर कम हो रहे हैं। s कैरेक्टर की बात करें तो 100, 50, 33, 25, 0। p कैरेक्टर की बात करें तो 0, 50, फिर 66 या 66.66, 75 और 100। तो ये आपके एनर्जी का ऑर्डर है। हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है, कई चीजें समझने में आपके हेल्प करेगा। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसे हमने बात करी कि भाई हिटलर और लंदन ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वीबीटी दी थी, और बाद में जो डेवलप किया था वीबीटी को 1927 में हिटलर लंदन ने दी थी। उसके 1931 में जो डेवलप किया था वीबीटी को वो किसने किया था? पॉलिंग और स्लेटर ने। और पॉलिंग और स्लेटर ने ही जो है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो लेटेस्ट स्केल है वो भी पॉलिंग ने दिया है। अब हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या है? सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। परिकल्पना है। क्या है? परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब क्या होता है? परिकल्पना का मतलब ये होता है कि हाइब्रिडाइजेशन जितना भी हम डिटेल पढ़ेंगे वो सब एक कल्पना है, एक्चुअल में उसका एग्जिस्टेंस है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन जो है परिकल्पना है चीज को समझने के लिए। भाई कोई मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर ये है, तो समझने के लिए हमें ये पता चल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन से हम उसको समझ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर की वजह से हाइब्रिडाइजेशन है। समझ में आ रही बात? मतलब ऐसा नहीं कि भाई CH4 की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है क्योंकि उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसा नहीं है। क्योंकि CH4 की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है तो हमको उसको स्ट्रक्चर को समझना है, तो हमने उसको समझने के लिए क्या कंसेप्ट डेवलप किया? हाइब्रिडाइजेशन का। समझ में आई बात? अब हाइब्रिडाइजेशन होता क्या? अब देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि CH4 की जब हम बात करते हैं तो CH4 की जब स्ट्रक्चर देखी गई तो हमने क्या देखा कि भाई CH4 की जब हम रिएक्शन कराते हैं हेलोजन से, तो पहला जब हेलोजन आप एक्सचेंज करोगे तो बनेगा CH3Cl। मान लीजिए क्लोरीन से आप एक्सचेंज कर रहे हो, दूसरा आप एक्सचेंज कर रहे हो तो बन रहा है CH2Cl2। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर मान लीजिए, तो ये कैसी होती? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये स्क्वायर प्लेनर है। मतलब स्क्वायर के चारों साइड में हाइड्रोजन है। अब एक Cl मैंने लगा दिया, इसको मैं थोड़ा ऐसे घुमा के बना देता हूँ, बात एक ही है, कैसे ही बना लो आप। ये मैंने एक Cl लगा दिया, ये H, ये H और ये H। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर मानते तो आपने एक Cl लगा दिया, कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरा Cl लगाते तो या तो वो Cl यहाँ लगता या वो Cl यहाँ लगता। मतलब कितने आइसोमर बनते? 2 आइसोमर बनते। या हम कहें कितने प्रोडक्ट बनते? 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब आप CH4 को जब आप हेलोजिनेशन कर रहे हो और CH2Cl2 बना रहे हो तो उसके एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, 2 प्रोडक्ट नहीं बन रहे। इसका मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है
वो स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ये कंसेप्ट खत्म हो गया। तो उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है क्या, उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल में चारों पोजीशन सेम है। टेट्राहेड्रल में क्या है, चारों पोजीशन सेम है, ये कार्बन है। तो अब आप पहला Cl कहीं भी लगाओ, चारों में से एक ही बात है, मैंने मान लीजिए यहाँ लगा दिया। अब पहले के बाद आप दूसरा Cl कहीं पर भी लगाओ, सेम ही प्रोडक्ट माना जाएगा। तो ये जो चीज़ थी, ये इससे आइडिया हुआ कि भाई ये स्ट्रक्चर नहीं है, तो स्ट्रक्चर है क्या, और फिर उसको समझे कैसे। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की, तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट की। अब p ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो p ऑर्बिटल क्या है, px py pz 90 डिग्री पे होते हैं। तो अगर हम केवल ऐसे अज्यूम करें कि भाई px py pz बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पता है कि भाई मैंने ये px बना दिया तो ये py है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। जैसे CH4 में बॉन्ड एंगल की बात करें तो वहां पर 90 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं आता। इसका मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन में प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तब कंसेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये तो थी आपके इंट्रोडक्शन, मैंने बता दिया हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, किसने दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रही है। अभी जैसे हमने ओवरलैपिंग पढ़ा था, वो चीज हो रही है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। सेम एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब एक ही एटम के ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। ओवरलैपिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है। अब जैसे अगर हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या कह रहे हैं कि सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। समझ में आई बात। हाइब्रिडेशन में क्या है कि सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं, भाई एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब एक एटम के ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, या इंटरमिक्स हो रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं, एक ही बात है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट इन शेप, डिफरेंट इन शेप। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था एक टर्म होती है शेप और एक टर्म होती है साइज। तो जैसे मैं आपको समझा देता हूँ वापस से, एक तो ये मैंने बनाया और एक ये मैंने बनाया। तो ये तो क्या है, सर्कल है, और ये क्या है, स्क्वायर है। ये शेप को बता रहा है, और ये मैंने बनाया, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। तो दोनों की शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जब हम हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं या इंटरमिक्स हो रहे हैं। कंडीशन क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं उनकी डिफरेंट शेप होनी चाहिए। सारे ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम 2 की डिफरेंट होनी चाहिए। समझ आ रही बात। जैसे 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 4 में से 3 की सेम हो सकती है, लेकिन चारों की सेम नहीं हो सकती। समझ आई बात। डिफरेंट इन शेप होने चाहिए, हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। एनर्जी जो है लगभग बराबर, भाई बिल्कुल एग्जैक्ट तो बराबर हो नहीं सकती क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिटल है, लेकिन लगभग बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एनर्जी में बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए। तो शेप डिफरेंट होना चाहिए और एनर्जी जो है लगभग क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। इसके अलावा जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो एम्प्टी हो सकता है। क्या हो सकता है, एम्प्टी मतलब खाली हो सकता है, हाफ फिल्ड हो सकता है, हाफ फिल्ड, या फिर फुली फिल्ड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, फुली फिल्ड हो सकता है। तो ये कंडीशन है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडेशन में वो हाफ फिल्ड हो सकते हैं, फुली फिल्ड हो सकते हैं, या एम्प्टी हो सकते हैं। इसके बाद भाई ये सब इंटरमिक्स हो गए। अब ये नए ऑर्बिटल बना रहे हैं। इंटरमिक्स होने के बाद क्या बना रहे हैं, नए ऑर्बिटल बना रहे हैं, न्यू ऑर्बिटल, जिसको हम क्या करें, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको हम क्या करें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हुआ क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए और नए ऑर्बिटल बना दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस फिनोमिना को हमने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने उनके के अंदर क्या क्या कंडीशन है। पहली बात कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, शेप, साइज और एनर्जी सेम होती है। क्या होती है, शेप, साइज और एनर्जी जो है वो सेम होती है। और जो ओरिएंटेशन है वो भी जो है वो क्या होती है, सेम होती है, एक्सेप्शन को छोड़ के मैक्सिमम केस में। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी समझाऊंगा। मतलब क्या हुआ कि भाई आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने वो आइडेंटिकल है, किस में, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, किस फॉर्म में, शेप सेम है, साइज सेम है,
शेप का मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है वो सेम है, साइज सेम है, एनर्जी बिल्कुल सेम है, ओरिएंटेशन भी लगभग सेम है मैक्सिमम केस में। मैक्सिमम का मतलब क्या है, जिसमें आपके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है हाइब्रिडाइजेशन में उनमें तो वो ओरिएंटेशन सेम है, लेकिन जिसमें सिमेट्रिकल नहीं है उसमें सेम नहीं है। अब इसका मतलब क्या मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन सेम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब ओरिएंटेशन सेम का मतलब क्या है कि भाई इसकी पोजीशन अगर आप देखोगे इन दोनों के रेस्पेक्ट में तो सेम है, इसकी देखोगे तो भी सेम है और इसकी देखोगे तो भी सेम है, मतलब देखने में आपको तीनों एक जैसे लगेंगे, तो उसका मतलब होता है ओरिएंटेशन सेम होना। ओरिएंटेशन सेम का मतलब ये नहीं कि आप इसको कह दो कि भाई सर ये तो एक्स में है ये वाई में, उसकी बात नहीं कर रहा। रिलेटिव पोजीशन जो है तीनों की वो एक जैसी है, कहीं पर भी कुछ में भी अगर आप कोई ग्रुप जोड़ोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, ये हो गई ओरिएंटेशन सेम। तो हाइब्रिडेशन में आपने क्या कहा, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बन रहे हैं पहली बात तो आइडेंटिकल बन रहे हैं, ओरिएंटेशन सेम है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, नंबर जो होता है वो सेम होता है। सेम नंबर का मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडेशन में, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या उसके बराबर ही होती है। तो जैसे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो संख्या है वो भी कितनी होगी, 4 होगी। समझ में आ रही बात। तो जो नंबर है वो सेम रहता है और जो नंबर है उसके हिसाब से जो है स्ट्रक्चर डिसाइड होती है। कैसे कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके हाइब्रिडेशन डिसाइड होता है। तो ये जो बात थी ये किसकी बात थी, हाइब्रिडेशन की। हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन का फिनोमेना क्या होता है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, डेफिनेशन बता दी। हाइब्रिडेशन से क्या बन रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, उसके अलावा ओरिएंटेशन सेम है और जो नंबर होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो क्या होता है, सेम होता है। किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो भी क्या हो सकते हैं, एम्प्टी हो सकते हैं, हाफ फिल्ड हो सकते हैं और फुली फिल्ड हो सकते हैं। इसके बाद फोर्थ जो है टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन और शेप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर कौन से केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होगा वो सब डिपेंड करता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर s और p पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp होगा, एक s और 2 p कर रहे हैं तो sp2 होगा। उस हिसाब से हाइब्रिडेशन होता है, मतलब कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स हो रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से हाइब्रिडेशन डिसाइड होता है। और हाइब्रिडेशन जो डिसाइड हो रहा है उसके हिसाब से शेप डिसाइड होता है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन देख लेते हैं कि कौन से हाइब्रिडेशन में कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। अब देखिए हाइब्रिडेशन से हो क्या रहा है, हाइब्रिडेशन से 2 चीज हो रही है। एक तो ये है कि आप किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझ सकते हो कि भाई इसकी स्ट्रक्चर ऐसी क्यों है, क्योंकि इसमें ये वाला हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है। दूसरा क्या है कि हमने क्या कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की तुलना में डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ रही बात। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सिग्मा और पाई कोवेलेंट बॉन्ड है और दोनों किससे बनते हैं, एस से भी बन सकते हैं और पाई जो है वो स्पेशली किससे बन रहा है, पी से। पाई स्पेशली किससे बन रहा है, पी ऑर्बिटल से। पी और पी की ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई ऑर्बिटल बन रहा है। कैसे हो रही है, साइडवेज ओवरलैपिंग या कोलेटरल ओवरलैपिंग, समपार्श्वीय अतिव्यापन। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब केमिस्ट्री में कोई अपवाद ना हो तो फिर केमिस्ट्री का मजा क्या है, केमिस्ट्री में अपवाद होते ही होते हैं, ये एक खासियत है केमिस्ट्री की। तो अभी हमने क्या कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, एक एक्सेप्शन को छोड़ के। अच्छी बात है कि एक्सेप्शन एक ही है, क्या है, बेंजाइन। बेंजाइन में क्या होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, बाकी कहीं पर भी पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाते। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको और कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा और कुछ चीज रह जाएगी थ्योरी में तो वो आप जब प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे वहां क्लियर मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन की बात करें तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है कि कौन सा हाइब्रिडेशन होगा वो डिपेंड करता है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं sp हाइब्रिडेशन की तो यहां पर क्या है कि हम बाय डिफॉल्ट z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं, चेंज भी कर सकते हैं, अगर कंडीशन चेंज करें तो चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं कह रहा हूं sp हाइब्रिडेशन है तो यहां पर एक s और एक p काम आ रहा है, तो मैंने p कौन सा कह दिया, z एक्सिस कह दिया, ठीक है, sp हो गया। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है लीनियर। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर। लीनियर मतलब रेखीय, और क्योंकि ये रेखीय है तो ये 1 डायमेंशनल है। क्या है ये, 1 डायमेंशनल, एक ही डायमेंशन काम आ रहा है, एक ही एक्सिस काम आ रही है। इसके बाद मैंने कहा sp2, तो sp2 की स्ट्रक्चर जो होती है अभी मैं आपको बता दूंगा, s px और py। अब देखिए यहां पर ये जो मैं आपको एटॉमिक ऑर्बिटल लिख रहा हूं आप सोचेंगे कि क्या जरूरत है लिखने की,
भाई हम तो डायरेक्ट याद कर लेंगे sp है, लेकिन देखिए लिखने से फायदा क्या है, फायदा ये है कि आपको उसको स्ट्रक्चर समझने में हेल्प होगी। कैसे हेल्प होगी कि यहाँ पर s है, s में तो कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर है नहीं, pz काम आ रहा है, मतलब एक ही एक्सिस का ऑर्बिटल काम आ रहा है, कौन सा z का, तो जो आपके दोनों ऑर्बिटल बन रहे हैं वो z एक्सिस पर जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो इस हिसाब से स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं कि रिपल्शन कम से कम हो, ओरिएंटेशन इस हिसाब से होती है कि रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो। जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि भाई आपके दो ऑर्बिटल बन रहे हैं हाइब्रिड, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब जब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप अरेंज करने की कोशिश करोगे स्पेस में, तो देखिए कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। अब जैसे यूं करा आपने तो इसमें रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये रिपल्शन को कम करने के लिए वो बढ़ाएगा। अब ये मान लीजिए और इसको बढ़ाएगा तो वापस इधर रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो जब आप ये वाला केस देखेंगे तो वहाँ रिपल्शन मिनिमम है, वहाँ रिपल्शन क्या है, मिनिमम। तो इस केस में स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाता हूँ शॉर्ट में, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। बॉन्ड एंगल की मैं बात करूँ तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आ गई बात। अब अगर हम बात करें sp2 की तो s px और py, इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर दो एक्सिस काम आ रही है, कौन कौन सी, x और y, z एक्सिस मैंने यहाँ काम में नहीं लिए। तो अब इसका मतलब क्या है कि जब जो स्ट्रक्चर बनेगी हाइब्रिडेशन के बाद वो 2 डायमेंशन बनेगी। और 2 डायमेंशन कैसे कि भाई आपके मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए। तो मिनिमम रिपल्शन जब आप करोगे तो वो मिनिमम रिपल्शन की कंडीशन क्या आएगी कि तीनों बराबर दूरी पे आ जाएं, और बराबर दूरी की कंडीशन मतलब बराबर बॉन्ड एंगल, बराबर बॉन्ड एंगल मतलब 120 डिग्री। तो यहाँ पर जब आप इसकी बात करते हो तो स्ट्रक्चर इसकी होती है ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आई बात। और ये 2 डायमेंशन होता है, क्या होता है, 2 डायमेंशन। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो ये ऐसे बन जाएगी। इसकी स्ट्रक्चर आप बनाओगे, यहाँ साइड में बना देता हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे, गलत बन गई। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक ऑर्बिटल ऐसे है तो एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा अच्छा बना सकते हैं मुझसे, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल जो है वो कितना हो गया, 120 डिग्री। तो ये आपके स्ट्रक्चर हो गए ट्रायगोनल, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसका हो गया 120 डिग्री। तो ये जब आपने बॉन्ड एंगल देखा तो ये 120 डिग्री आ रहा है। तो sp2 के केस में आपने क्या देखा, s px और py ट्राइगोनल प्लेनर 2 डायमेंशन है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। अब बात अगर हम करें sp3 की तो यहां पर क्या हुआ, s px py और pz। अब क्योंकि तीनों डायरेक्शन आ गए तो स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल आएगा। और क्योंकि संख्या कितनी हो गई है, अब यहां 2 ऑर्बिटल थे। अब देखिए एक चीज और है, sp हाइब्रिडेशन का मतलब एक s और एक p मिलके बन रहा है। तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 2, 1 और 2। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ कितने थे, 1 s और 2 p, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने, 3। अब यहाँ पर जब आप बात करो sp3 तो 1 s और 3 p, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, ठीक है, TD आप लिख सकते हो। और ये 3 डायमेंशन है, क्या है, 3 डायमेंशन। समझ में आ रही बात। बॉन्ड एंगल की बात अगर करें तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। तो यहाँ पर जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर ऐसे आती है, चतुष्फलकीय। समझ में आ रही बात। तो आपने क्या करा, 2 को आपको अरेंज करना है दूरी पे मैक्सिमम रहे, लीनियर। 3 को अरेंज करना है ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि उसमें डायरेक्शन 1 था, इसमें डायरेक्शन 2 थे, यहाँ तीनों डायरेक्शन है, तो ये टेट्राहेड्रल। अब देखिए टेट्राहेड्रल को हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, चतुष्फलकीय। अगर आप नाम के अंदर इसका मीनिंग देखोगे तो चतुष का मतलब 4, फलकीय का मतलब फलक, सरफेस। तो 4 फलक वाला, चतुष्फलकीय का मतलब क्या है, 4 फलक वाला। अब जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर को जब आपको पैक करना है, मान लीजिए इसकी पैकिंग करनी है आपको, तो जब आप इसकी पैकिंग करेंगे तो पैकिंग कैसे करेंगे कि ये एक एटम, ये एक एटम और ये एक एटम, तो ये एक जब पैकिंग करके आप एक कागज लगाओगे इस पर, तो ये एक सरफेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सरफेस। यहाँ पर करोगे तो ये एक सरफेस बन जाएगी, यहाँ पर करोगे तो एक सरफेस बन जाएगी, और नीचे एक सरफेस बन जाएगी। टोटल कितनी सरफेस बन गई, 4। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। समझ में आ रही बात। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। इसके बाद अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि ओरिएंटेशन सेम होती है, तो ओरिएंटेशन सेम किस में होती है, जिसमें हाइब्रिडेशन की स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। जैसे यहाँ पर चाहे ये कहूँ चाहे ये कहूँ सेम है, इन तीनों में कहूँ सेम है, और इसमें चारों में कहूँ सेम है।
लेकिन ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं होती है, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन की तो एस पी एक्स पी वाई पी जेड और डी जेड स्क्वायर, देखिए एक्सेप्शन के केस में डी जेड स्क्वायर की जगह डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आ जाता है, लेकिन वो हमारे इतना लेवल का नहीं है, वो नेट गेट के लेवल का, तो यहाँ पर मैं बताना आपको जरूरी नहीं समझता, तो छोड़ देता हूँ, ठीक है। डी जेड स्क्वायर आपके काम में आएगा। तो अब हुआ क्या कि भाई ऊपर वाले में तो डायरेक्शन बराबर थे, अब यहाँ डायरेक्शन में डोमिनेंट कौन हो गया, जेड, क्योंकि जेड के कौन से ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल आ गए, पी एच जेड भी आ गया और डी जेड स्क्वायर भी आ गया। तो sp3d की स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल स्ट्रक्चर, क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, शॉर्ट में लिख देते हैं टीबीपी, शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, टीबीपी, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसे। अब देखिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा, क्योंकि जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी आएगी वहां मैं आपको डिटेल बता दूंगा। यहाँ पर अभी हमारा फोकस हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर होती है, मतलब 3 तो प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। इसको ऐसे समझ लो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, उसमें 3 थे ऊपर नीचे, 3 तो थे प्लेन में, यहाँ पर क्या हुआ, एक ऊपर भी हो गया और एक नीचे भी हो गया, तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब देखिए पायरामिडल शब्द कब आता है, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है प्लेन के अंदर, उसके ऊपर आपने कुछ लगा दिया और उससे क्या कर रहे हो आप, सब लाइन को जोड़ रहे हो, तो वो पायरामिडल कहलाता है। अब ऊपर से भी जोड़ रहे हो, नीचे से भी जोड़ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, बाय पायरामिडल। कैसे भाई, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, अब ऊपर वाला जो पॉइंट है उससे आप इसको जोड़ रहे हो, उससे आप इसको जोड़ रहे हो और उससे आप इसको जोड़ रहे हो, और नीचे वाला पॉइंट है उससे आप इसको जोड़ रहे हो, उससे इसको जोड़ रहे हो, उससे इसको जोड़ रहे हो, तो ये हुआ क्या, ये पायरामिडल हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये स्क्वायर है सपोज, और ये मैंने एक बॉन्ड ऊपर लगा दिया, तो अब ये जो है वो इधर भी जुड़ रहा है, इधर भी जुड़ रहा है, इधर भी जुड़ रहा है और इधर भी जुड़ रहा है। तो ये जब जो है इधर और इधर जुड़ा, तो ये एक लाइन, ये 2 लाइन और ये लाइन, तो ये एक फेस बन गई, क्या बन गई, फेस। तो ये पायरामिडल कहलाता है। तो ऐसे ऊपर से पायरामिडल हो गया, नीचे से पायरामिडल हो गया। तो अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर, अगर ऊपर है केवल तो स्क्वायर पायरामिडल, नीचे है तो बाय पायरामिडल हो जाएगा, और अगर 3 है तो ट्राइगोनल पायरामिडल, और नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों साइड है ये और ये, तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा इसकी, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर जो है डिटेल में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे, यहाँ पर हम फोकस करें हाइब्रिडाइजेशन पे। तो देखिए अभी जो है आप पढ़ क्या रहे हो कि कौन कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, मेन स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए वीडियो जो है वो अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। आगे दे रखा है sp3d2। अब sp3d2 में क्या है, s px py pz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब क्या है, डायरेक्शन बराबर हो गए, परसेंटेज जो है डायरेक्शन का क्या हो गया, बराबर। तो स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब स्क्वायर प्लेनर बनाओ, एक ऊपर और एक नीचे, ये जुड़ जाएगा, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सिमेट्रिकल होता है ये भी। उसके बाद है sp3d3। अब यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको थोड़ा बताया था कि भाई s की शेप जो होती है स्फेरिकल होती है, p की शेप क्या होती है, डबल शेप होती है, d की शेप क्या होती है, डबल डम्बल होती है। d में 2 तरह के होते हैं, एक जो एक्सिस के ऊपर होते हैं और एक एक्सिस के बीच में होते हैं। डिटेल में जो है मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर जब 2d काम में ले रहे हैं तो जो एक्सिस के ऊपर होते हैं वो काम में ले रहे हो आप, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अगर आप लोब एक्सिस के ऊपर बना रहे हो तो वो है आपके dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जैसे मैंने कहा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। लेकिन अगर आप एक्सिस के बीच में बना रहे हो, जैसे मैंने कहा ये x और ये y, तो ये हो गया dxy, दोनों में ये फर्क है। तो होता क्या है कि जो एक्सिस के ऊपर होते हैं वो 2 सेट होते हैं, मतलब 2 ऑर्बिटल के सेट हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और जो एक्सिस के बीच में है वो 3 का सेट है, dxy dyz और dzx। तो जब 1d या 2d चाहिए तो आपके उस वाले सेट में से आएगा, नीचे वाले में से। जैसे 1d चाहिए था तो dz स्क्वायर आ गया, 2d चाहिए था तो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन जब 3d चाहिए तो जो दूसरा सेट है उसमें से आएगा, तो ये हो जाएगा s px py pz, फिर dxy dyz और dzx, ये हो गया, ठीक है। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 7 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, तो 7 ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसकी स्ट्रक्चर होती है पेंटागोनल बाय पायरामिडल। क्या होती है, पेंटागोनल बाय पायरामिडल,
ठीक है। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर दे रही है DsP2, अब देखिए फर्क क्या आया, फर्क ये आया कि जब आप D बाद में लिख रहे हो, इसका मतलब जो D है वो N वाला है। अगर आप D बाद में लिख रहे हो जैसे sp3d, sp3d2, sp3d3, तो इस केस में जो D है, कौन से केस में, इन तीनों के केस में, एक साथ लिख देता हूं इसको, इन तीनों के केस में जो D है वो N वाला है, मतलब ND है, मतलब जो S और P काम में आ रहे हैं वही वाला D काम आ रहा है, मतलब 4S और 4P काम आ रहे हैं तो D भी 4 वाला काम आ रहा है। लेकिन जब हम इस टाइप से लिख रहे हैं DsP2, DsP3, D2sP3 और DP को मैं एक बार हटा देता हूँ, ये अगर इन तीनों की बात करें तो यहाँ पर जो है N-1D काम आ रहा है। इन तीनों के केस में बात करें तो D कौन सा आ रहा है, N-1D। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बाहर वाला D काम आ रहा है, यहाँ पर अंदर वाला D काम आ रहा है। अंदर वाले जो D के केस हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आते हैं, तो वहाँ पर वो जो है कोऑर्डिनेशन में हम उनको डिटेल पढ़ेंगे, अभी जो हमारा फोकस है वो इन पे रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ DsP2 की अगर बात करूँ तो क्या आ रहा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर s px और py। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए x और y एक्सिस तो आ रही है लेकिन z एक्सिस नहीं आ रही, तो जब दो एक्सिस आए और तीसरी एक्सिस ना आए मतलब स्ट्रक्चर क्या होगी, प्लेनर होगी। जैसे यहाँ था ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद DsP3 की बात करें तो ये हो जाएगा आपके dz स्क्वायर। अब जैसे आपने sp3d में करा था वैसे का वैसा सेम है, dz स्क्वायर s px py और pz, स्ट्रक्चर सेम होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फर्क केवल इतना है कि जो d है वो अंदर वाला है, बाकी सेम टू सेम है, उधर ऊपर भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, नीचे भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। D2sp3 सेम टू सेम है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर s px py और pz। यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन है D2sp3 है, स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर देखिए D2sp3 में अंदर वाला D काम आ रहा है और sp3d2 में बाहर वाला D काम आ रहा है, इसलिए इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कोऑर्डिनेशन में आएगा हमारे। इसके बाद है dp, तो देखिए d और p की अगर बात करें तो इसमें कौन से काम आ रहे हैं, dz स्क्वायर और pz स्क्वायर। हालांकि अपने आप में कोई अलग से हाइब्रिडेशन नहीं होता, लेकिन ये हम समझने के लिए काम में ले सकते हैं। कैसे, sp3d जो है उसको अगर मैं दो टुकड़ों में तोड़ूं या दो ग्रुप में तोड़ूं तो एक ग्रुप तो ये हो जाएगा spx और py, एक ग्रुप तो ये हो गया, ठीक है, और एक ग्रुप हो गया ये pz और dz स्क्वायर। तो अगर मैं केवल s px और py को देखूं तो ये ऊपर वाला हाइब्रिडेशन हो गया sp2, ये वाला s px और py। sp2 की स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो जो आपने इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी ऐसे ही तो बनाई थी, एक तो ट्राइगोनल प्लेनर और एक ऊपर नीचे। तो ट्राइगोनल प्लेनर वाले पार्ट को आप क्या कह सकते हो कि भाई ये एक तरह से sp2 है, क्या है, sp2। और जो दो बच गए pz और dz स्क्वायर, ये हो गया आपके dp। तो ये इसके लिए आप कह सकते हो कि ये dp है। समझने की बात हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके जो काम के वो यहीं तक थे। उसके बाद d3s और sd3, ये स्पेशल केस में आता है। देखिए कई बार क्या है, जैसे आपके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए MnO4- है। अब इसका कोई आपसे हाइब्रिडेशन पूछ ले तो यहाँ पर आपके ना तो s ऑर्बिटल है ना p ऑर्बिटल है, क्योंकि मैंगनीज +7 में खाली है पूरा। तो यहाँ पर जो आपके हाइब्रिडेशन होता है वो d3s या sd3 भी कह देते हैं, क्योंकि कुछ बुक में sd3 लिखा हुआ है, कुछ बुक में d3s लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके 3d काम आ रहे हैं, 3d कौन से हो जाएंगे, dxy, dyz और dzx, और साथ में क्या आ रहा है, s काम में आ रहा है। स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ये स्पेशल केस है, ये क्या है, स्पेशल केस। अब देखिए एक चीज़ का आप ध्यान रखना, वैसे क्या है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ स्ट्रिक्टली आरपीएससी के लेवल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जामिनर आ जाए जो ये सोचे कि भाई मैं ज्ञानी हूँ और मुझे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना है, तो फिर जो क्वेश्चन पेपर है वो नेट गेट के हिसाब से वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल देगा, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं होता। भाई आप अच्छे क्वेश्चन डालना चाह रहे हो तो एग्जाम के लेवल के हिसाब से डालने चाहिए। तो अगर वहाँ पर वो नेट गेट के क्वेश्चन डालेगा तो फिर आप मेरा फॉल्ट नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तो आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। अब नेट गेट का आ जाए तो फिर पढ़ाने को मैं वो भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कोई उसका सेंस नहीं है। भाई आपके जो एग्जाम है उसके हिसाब से मैं आपको प्लस ही पढ़ा रहा हूँ। अब कोई बहुत ज़्यादा ही ऊटपटांग पेपर बना दे कि भाई बहुत ज़्यादा ही टफ बनाने की कोशिश करे, कोई सेंस नहीं है। फिर उसमें क्या होता है कि जो नेट करे हुए हैं उनको बेनिफिट मिलेगा,
लेकिन दूसरी बात साथ में ये भी कि जीके का रोल भी है, तो जो नेट करे हुए उनको जीके पढ़ना इतना आसान नहीं होता, जीके के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो मैं बिल्कुल आपको ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, चाहता तो मैं सीधा आपको एडमिशन बता देता कि ये एडमिशन होता है, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको रटना नहीं पड़े, ठीक है। ये हो गया। तो अब यहाँ पर MnO4 की बात करेंगे तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D3S, स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राइडल। तो ये हमने क्या देखी कि भाई हाइब्रिडेशन जो है कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और उससे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्ट्रक्चर क्या होती है। डिटेल में स्ट्रक्चर हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में देखेंगे। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा वो समझने के लिए था, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। अब जब अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है वो यहां से आएगा, आपके मॉलिक्यूल देंगे और पूछेंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडेशन, किसी भी मॉलिक्यूल का, आयन का आप हाइब्रिडेशन कैसे निकाल सकते हैं, उसके 3 तरीके दे रखे हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, खास करके कार्बन की अगर हम बात करें, तो कार्बन के केस में सबसे सिंपल है, अगर 4 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको कार्बन पे, क्या दिख रहे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर 4 सिंगल का मतलब 4 सिग्मा दिख रहे हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर 4 सिग्मा। तो अगर आपको कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, ये तो समझते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक पे डिटेल में देखेंगे हम। तो यहाँ पर 4 सिग्मा आपको दिख रहे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा है, यहाँ पर हाइब्रिडेशन होगा sp3। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि पाई बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, या हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता, तो पाई बॉन्ड काउंट नहीं होगा, सिग्मा काउंट होंगे। यहाँ सिग्मा कितने, 4, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है sp3। दूसरा केस इसी के आगे लिख देता हूँ, दूसरा केस इसी के आगे लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड और ये 2 सिंगल सॉरी, एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल, इसका मतलब क्या है, 3 सिग्मा और 1 पाई। कैसे, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है, डबल बॉन्ड जो होता है उसमें 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब MOT आएगी वहाँ पर एक आता है C2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 होता है, ठीक है, 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है, मतलब 2 बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन आता है कि सिग्मा कितने, पाई कितने, वो केस अलग है। जब ऑर्गेनिक की बात हो रही है वो केस अलग है, तो वो क्वेश्चन जब आएगा तो मैं वहाँ आपको बता दूंगा, मैंने यहाँ हिंट दे दिया, ठीक है। आंसर है दोनों वहाँ पर पाई होते हैं, 2 होते हैं और दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, दोनों के दोनों। वो क्वेश्चन अलग है, वो MOT का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके एक डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, और ये सिग्मा सिग्मा हो गए, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई। पाई तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का है नहीं, तो 3 सिग्मा मतलब sp2, 3 सिग्मा मतलब sp2। इसके बाद अगर हम बात करें, 2 केस हो सकते हैं, या तो ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो जाए, या फिर डबल बॉन्ड हो जाए दोनों साइड से। ये आपके एलिन का केस होता है, किसका केस होता है, एलिन्स का, ठीक है। तो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, और एक कार्बन में डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप सिग्मा पाई काउंट करोगे तो 2 सिग्मा और 2 पाई निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 सिग्मा है और 2 पाई है, 1 सिग्मा और 2 पाई, ये सिग्मा, तो 2 सिग्मा 2 पाई हो गया। यहाँ पर सिग्मा पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, पाई तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है नहीं, तो 2 सिग्मा मतलब sp। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक का तरीका कि भाई आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, उससे आप पता लगा सकते हो कि भाई आपके हाइब्रिडेशन क्या है। दूसरा क्या है कि जब आपको स्ट्रक्चर गिवन हो, दूसरा क्या है कि जब आपको स्ट्रक्चर क्या हो, गिवन हो। स्ट्रक्चर गिवन से मतलब है कि आपको स्ट्रक्चर दे रखी है बना के, एग्जाम्पल के तौर पर, कि जैसे मान लीजिए आपको ऐसे स्ट्रक्चर दे रखी है कि भाई ये मीथेन की स्ट्रक्चर है, या फिर मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर दे रखी है कि ये अमोनिया की स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर आपको स्ट्रक्चर दे रखी है कि ये वाटर की स्ट्रक्चर है। अब देखिए, स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लोन पेयर जो होता है वो स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होता। समझ में आ रही बात, लोन पेयर को आप स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते। स्ट्रक्चर में हम जितने एटम होते हैं उनको काउंट करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर डिसाइड होती है। यहाँ पर मीथेन जो है इसमें स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है आपको कि 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 5 लोन पेयर, इसको अगर मैं लिखूँ n इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर।
ये आप कर दो, इससे आपके n की वैल्यू आ जाएगी, और n की वैल्यू आ जाएगी उससे आपका हाइब्रिडेशन डिसाइड हो जाएगा। कैसे? पहले केस में सिग्मा कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्मा, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो 4 सिग्मा मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ। मीथेन के केस के लिए n इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो मैंने 4 लिख दिया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर कितने? 0, तो 4 + 0 इक्वल्स टू 4। अब n की वैल्यू 4 का क्या मतलब है? तो आप देखोगे sp का मतलब एक s और एक p, और कितने बन रहे? 2, तो 2 हो गए। sp2 में एक s और 2 p कितने बन रहे? 3। तो sp3 की बात करें तो एक s और 3 p कितने हो गए? टोटल 4। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो आपके हाइब्रिडेशन डिसाइड करेगी। n की वैल्यू 2 है तो sp, यहाँ लिख देता हूँ साइड में। n की वैल्यू अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, sp3d2, sp3d3, ये आपके n की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये सब n की वैल्यू है। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन में आएंगे, उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब n की वैल्यू 4 आ रही है, मतलब CH4 में हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। क्या है? sp3। अब अमोनिया की बात करें, अब अमोनिया में फॉर्मूला लगाएं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, लोन पेयर कितना दिख रहा है? 1, टोटल कितने हो गए? 4, मतलब sp3। समझ आ रही बात? सिमिलरली हम वाटर की बात करें तो वाटर में सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको? यहाँ 3 सिग्मा थे, 1 2 3, लोन पेयर 1 था। वाटर की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, लोन पेयर कितने हैं? 2, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4 का मतलब sp3। तो हाइब्रिडेशन की हम बात करें, स्ट्रक्चर की फिलहाल हम बात नहीं कर रहे। तो हाइब्रिडेशन तीनों का क्या आ गया? sp3 आ गया। तीनों का हाइब्रिडेशन क्या आ गया? sp3। ये सिग्मा और ये सिग्मा। ठीक है, इसमें मैं आपको स्टार लगा के कंडीशन बता देता हूं। स्टार लोन, LOAN हो जाएगा, वो उधार वाला लोन हो जाएगा। ठीक है लोन पेयर मस्ट बी लोकलाइज्ड, लोन पेयर मस्ट बी लोकलाइज्ड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कई बार हम पूछते हैं ना कि भाई स्टाफ में कौन कौन है, तो हम कहते हैं भाई लोकल कितने हैं। लोकल का मतलब क्या है कि भाई जहाँ पर जैसे मान लीजिए स्कूल का स्टाफ है, कॉलेज का स्टाफ है, तो हम कह रहे हैं लोकल कितने। लोकल का मतलब ये कि जहाँ पर कॉलेज है वहीं का स्टाफ कितना है, मतलब उसी जगह का स्टाफ कितना है। तो लोकल का मतलब क्या है? उसी जगह का मतलब उसकी जगह फिक्स है, भाई यहाँ का है। और जो लोकल नहीं है वो बाहर के हैं, बाहर के कहीं के भी हो सकते हैं। तो लोकल का मतलब होता है एक जगह फिक्स। लोकल का मतलब क्या होता है? एक जगह फिक्स। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में अगर मैं कह रहा हूँ लोन पेयर मस्ट बी लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब ये है कि उसकी जो जगह है वो फिक्स होनी चाहिए, भाई यहाँ पर है। ठीक है, और लोन पेयर में एग्जिस्ट क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब लोन पेयर फिक्स होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर लोन पेयर डिलोकलाइज होगा तो फिर ये फॉर्मूला फॉलो नहीं होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे काफ़ी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लेकिन जो आपके काम का वही ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। N लोन पेयर CH3, CH3 और CH3, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको सिंपल अगर फॉर्मूले में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं N CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा लिख सकते हैं N SiH3 का होल थ्राइस। अब देखने में देखा जाए तो दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही लग रहे हैं, तो जैसे आपने इसकी स्ट्रक्चर बनाई वैसे उसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। N SiH3, SiH3 और SiH3। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तो सही है, ये स्ट्रक्चर गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन है बता देता हूँ आपको। SiH3, SiH3 और SiH3। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि कार्बन जो है वो सेकंड पीरियड का है। ठीक है, तो यहाँ पर 2s और 2p इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो 2d तो होता नहीं है, तो कार्बन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है। जबकि सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड का है, तो 3s और 3p तो है, साथ में एम्प्टी d भी है, मतलब 3d एम्प्टी है इसके पास। तो उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि यहाँ पर इसका लोन पेयर फिक्स है, इसकी जगह फिक्स है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर जो है वो फिक्स नहीं है। कैसे? ये जो नाइट्रोजन है बैक बॉन्डिंग से जो लोन पेयर है वो सिलिकॉन को दे रहा है। बैक बॉन्डिंग को कहते हैं पार्श्व, बैक बॉन्डिंग रहने देते हैं। ठीक है, पार्श्व बंध कहते हैं। वैसे बैक बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? पार्श्व बंध कहते हैं।
हिंदी में रहने दीजिए, बैक बॉन्डिंग चलने देते हैं। बैक बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि भाई नाइट्रोजन की विद्युत ज़्यादा थी तो उसने सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन खींचे, ठीक है, खींच लिया, ज़्यादा किसके पास हो गया, नाइट्रोजन के पास। अब ज़्यादा होने के बाद वो क्या कर रहा है, वापस से दे रहा है, किससे दे रहा है, बैक बॉन्डिंग से। तो बैक का मतलब था ना, बैक करना, पे बैक टू सोसाइटी, मतलब समाज को वापस देना। तो यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया सिलिकॉन से और वापस से क्या कर रहा है, दे रहा है। तो हमने क्या कहा, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग जो है, अब वो बैक बॉन्डिंग में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होते हैं। तो ये जो लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर नहीं रहा, ये कहाँ चला गया, बैक बॉन्डिंग। मतलब ये जो बैक बॉन्डिंग है एक तरह से पाई बॉन्डिंग है, ये क्या है, ये पाई बॉन्डिंग। तो लोन पेयर अगर मैं कह रहा हूँ लोकलाइज्ड, इसका मतलब वो एज ए लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर मैं कह रहा हूँ लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है, मतलब वो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, पाई बॉन्ड। तो जैसे ही पाई बॉन्ड बना, अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं रहा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्यों, क्योंकि 3 सिग्मा और एक पाई का एक लोन पेयर काउंट होगा, एक लोन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाएगा पायरेमिडल। इसके स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, पायरेमिडल। जबकि हम बात करें NSiH3 होल थ्राइस की, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक ही सिलिकॉन में पाई बॉन्ड है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब तीनों के पास बराबर है। ये 3 बॉन्ड अगर हैं तो ये ऐसे डॉट से शो करते हैं हम, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या हो गया, बैक बॉन्डिंग हो गई, बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम में आता है, आरपीएससी ने भी पूछ रखा है, नेट गेट में भी कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन पायरेमिडल, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर। रीजन क्या है, बैक बॉन्डिंग। दूसरा रीजन क्या है, इसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं है, उसके बाद डी ऑर्बिटल है एम्प्टी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो बेसिक कैरेक्टर की हम बात करते हैं, लुईस एसिड और लुईस बेस आपको मैंने पढ़ाया था आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस में। लुईस एसिड कौन होता है, जो लोन पेयर लेता है। लुईस बेस कौन होता है, जो लोन पेयर देता है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ लुईस बेस की, तो ये भी लुईस बेस है, वो भी लुईस बेस है, एक बार मान लेते हैं। ये अच्छा लुईस बेस है, क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर फ्री है देने के लिए, तो ये लोन पेयर दे देगा आसानी से, तो ये लुईस बेस अच्छा है। इसके बाद लोन पेयर बेचारे के पास रहा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो गया पहले ही भाई। अब इसके बाद तो पैसा बच रहा था तो ये और बांट सकता है, उसका तो पहले ही बट गया, अब उसके बाद कोई बचा ही नहीं तो वो कैसे देगा। तो यहाँ पर लोन पेयर है, ये अच्छे से दे सकता है। इसके बाद लोन पेयर पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये अच्छे से नहीं दे सकता। तो ये जो है इसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा है, ये ज़्यादा बेसिक है कंपेयर टू दिस। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ पे बनता है, स्ट्रक्चर पे बनता है, हाइब्रिडाइजेशन पे बनता है। ये मैंने आपको तीनों बता दिया। तो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट कहा था कि भाई लोन पेयर मस्ट बी लोकलाइज्ड, ये मैंने आपको केस समझा दिया कि भाई लोकलाइज्ड होना चाहिए, मतलब जो लोन पेयर है वो आपके डीलोकलाइज नहीं होना चाहिए, या इनडायरेक्ट वे में कहें पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करना चाहिए। तो देखिए और भी केस थे, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन डिटेल में हो जाएगा, इतनी ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब देखिए पूरे वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब शुरू हो रहा है, मतलब जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम वो अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ से आएंगे। तो देखिए जब आपके स्ट्रक्चर नहीं दे रखा, डायरेक्ट मॉलिक्यूल दे रखा हो, तो आपको हाइब्रिडेशन कैसे निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में v प्लस m माइनस सी प्लस ए। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई, हाफ तो समझ में आ गया, n का मतलब क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया था, n 2 है तो sp हो जाएगा, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3। तो ये n तो वो है। अब v क्या है, v क्या है मैं आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल जो एटम है, केंद्रीय जो परमाणु, देखिए हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम का निकलेगा, सारे एटम का नहीं निकलेगा। हाइब्रिडेशन किसका हम बात करें, सेंट्रल एटम की। तो जो सेंट्रल एटम है उसका जो हाइब्रिडेशन है वो क्या होगा, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो V क्या है फॉर्मूले में, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात M क्या है, M है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम ऑब्लिक ग्रुप, जो कि क्या है, सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, चाहो तो ये भी लिख लो, अटैच्ड टू सेंट्रल एटम,
अटैच टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप की संख्या कितनी है। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन है वो यहां पर मोनोवेलेंट के तौर पे काम में नहीं आएगा, ऑक्सीजन को हम डाइवेलेंट मानते हैं। तो यहां पर आपके जो सराउंडिंग एटम की हम बात कर रहे हैं भाई, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप अटैच टू सेंट्रल एटम, या फिर आप ऐसे कह सकते हो नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप अटैच टू सेंट्रल एटम। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर काउंट नहीं होगा, अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा। इसके बाद है -C, सी का मतलब क्या है, सीधा सीधा सा सी से हम कह रहे हैं कैटायन, सी से हम कैसे समझ रहे हैं कैटायन, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, सी का मतलब क्या है पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो आपको माइनस करना है। ए का मतलब है एनायन, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस करना है, नेगेटिव चार्ज करना होगा तो प्लस करना है। अब आपके जितने भी ग्रुप हैं वो मैक्सिमम मोनोवेलेंट में आते हैं, ऑक्सीजन जो है वो मोनोवेलेंट में नहीं आएगा, वो आपके डाइवेलेंट में आएगा, वो काउंट नहीं करना। इसके अलावा जो पहला पॉइंट था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए। अब देखिए मैक्सिमम जो हम हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे वो पी ब्लॉक के लिए पढ़ेंगे, किसके लिए पढ़ेंगे, पी ब्लॉक। इक्का दुक्का कोई एस का आ जाए तो आ जाए, ठीक है। जैसे एस की अगर हम बात करें तो बेरिलियम आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। तो बेरिलियम जो है एल्कली अर्थ मेटल में आपके सेकंड पीरियड में आएगा, S2 कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद मेन जो है वो आपके हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम छोड़ देता हूँ एक बार। तो बैंगन, आलू, गाजर, इनथैला, ठीक है, कहें शिवजी, सुने पार्वती, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या ध्यान है कि ये 13th ग्रुप है और ये आपकी 18th ग्रुप है। अब आपको क्या करना है, एक हटा दो इसमें से, मैंने एक हटा दिया तो ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कौन सा एलिमेंट किसके ग्रुप में प्रेजेंट है और कौन से ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, केवल आपको ये ध्यान रखना है। तो आपके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम है वो निकल जाएगा। उसके बाद आप आसानी से हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। कैसे, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, स्टार लगा के लिख लेना कि जो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसको हम इससे नहीं निकाल सकते। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को हम इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, वो आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, जिसमें 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं उसको भी आप इस मेथड से नहीं निकाल सकते। और तीसरा जो मैंने अभी डीलोकलाइजेशन वाला बताया था वो भी आप नहीं निकाल सकते। ये 3 कंडीशन को अगर हटा दें तो बाकी सारे मॉलिक्यूल का आप आसानी से निकाल सकते हो। ये जो 3 कंडीशन है कि भाई ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसका नहीं निकाल सकते, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है उसका नहीं निकाल सकते, और डीलोकलाइजेशन है लोन पेयर का उसका नहीं निकाल सकते, बाकी सबका आप निकाल सकते हो। समझ में आई बात। अब यहाँ पर कैसे निकाले, 1-2 एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करना। देखिए सबसे पहले CH4 ही लेते हैं हम, सिंपल सा एग्जाम्पल है CH4। अब मुझे ये CH3 लिख दिया, CH4 है। अब मुझे इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालना है इस मेथड से। कैसे निकालूं, N इक्वल्स टू, सबसे पहले बाहर हाफ आएगा, ये मैंने हाफ लिख दिया ब्रैकेट में। अब देखिए ये जो प्लस माइनस है तो रेयर केस में काम आएगा, आयन के केस में बाकी ये 2 ही चीज काम आएगी। V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन सेंट्रल एटम है। अब सेंट्रल एटम तो पहचान सकते हो ना, सेंट्रल एटम वो होता है जो एक होता है, किसी किसी एक्सेप्शन केस में 2 हो सकते हैं लेकिन एक ही मानो आप, तो 2 में से एक सेंट्रल होगा बाकी सराउंडिंग हो गए, तो जो ज्यादा है वो सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल एक ही है। कार्बन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप जो कि सराउंडिंग है, हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है, कितने हैं, 4। 4 और 4 8, 8/2 कितना बचा, 4। अब n की वैल्यू 4 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। तो आंसर क्या आ गया, sp3। समझ में आ रही है बात, आंसर क्या आ गया, sp3। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया हमने लिया। अब अमोनिया के केस में हम क्या करें, n की वैल्यू मैंने रख दी, n की वैल्यू n = 1/2। अब जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आई, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5।
ये मैंने 5 लिख दिया। सराउंडिंग एटम कितने हैं, एटम और ग्रुप 3 है जो कि यूनिवेलेंट है, 3 लिख दिया। कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। 5 और 3 8, 8/2 बराबर 4, 4 मतलब sp3। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं। H2O ले लिया हमने। N की बात करें हाफ, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे कि सर आपने लिखा था ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है। भाई वो कब के लिए लिखवाया है, जब वो सराउंडिंग एटम है। जब सेंट्रल एटम है तब तो काउंट होगा। समझ आ रही बात, ऑक्सीजन सेंट्रल है, सराउंडिंग है, उस पर अलग डिपेंड करेगा। यहाँ ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, समझ आ रही बात, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो उसके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ना कि चेक करेंगे सराउंडिंग है या नहीं है। सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। सराउंडिंग एटम क्या है, हाइड्रोजन, कितने हैं, 2। तो 6 और 2 8/2 कितने हो गए, 4 sp3। समझ आ रही बात। तो ये हमने हाइब्रिडेशन निकाला। अब आपके डिफरेंट कोई केस हो, आयन हो तो भी हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा NH4+ है, अमोनियम आयन है। क्या है, NH4+ है, अमोनियम आयन है। अब इसका मुझे निकालना है, तो कैसे निकालें। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही है, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ गया। अब 1/2 आने के बाद आपने क्या देखा, नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5 लिख देता हूँ। सराउंडिंग एटम कितने दिख रहे हैं, 4 लिख दिया। अब प्लस के कितने हैं, 1 प्लस है। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्लस है वो तो माइनस होगा और जो माइनस है वो प्लस होगा। सी का मतलब कैटायन है, तो प्लस जो है माइनस सी लिखा हुआ है, तो जितने प्लस हो वो माइनस करना है, जो माइनस हो वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। समझ आ रही बात। इसका रीजन क्या है, प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। 5 और 4 9, 9 में से 1 गए 8, 8/2 4, मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। अब इस फॉर्मूले से आप किसी भी मॉलिक्यूल आयन का आराम से निकाल सकते हो। जैसे 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। PCl5 ले लिया मैंने, N लिख दिया, हाफ लिख दिया। अब सेंट्रल एटम कौन सा है, फॉस्फोरस है। सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैंने 5 लिख दिए। अब देखिए अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं इसके करने का। भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं, सबसे इजी टॉपिक यही था, तो ये तो हमको याद होनी चाहिए कम से कम। एटॉमिक नंबर नहीं कह रहा, केवल पोजीशन ध्यान रखनी कौन से ग्रुप में आ रहा है। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 5। कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है। 5 और 5 10, 10/2 5। 5 का मतलब क्या है, sp3d। तो PCl5 का एडवेशन क्या हो जाएगा, sp3d आ जाएगा। फिर मैंने नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लिया SF6 सॉल्व कर लेते हैं। N = हाफ। सल्फर जो है सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ये मैंने 6 लिख दिया, प्लस। सराउंडिंग एटम हेलोजन है, हेलोजन यूनिवेलेंट है, यूनिवेलेंट एटम की संख्या कितनी है, 6 लिख दिया मैंने। 6 और 6 कोई चार्ज है क्या इस पर, कोई चार्ज नहीं है। 6 और 6 12, 12/2 6 = 6 आ गया। 6 का मतलब है sp3d2। 6 का मतलब क्या है, sp3d2। इसके बाद मैंने दूसरा एग्जांपल लिया IF7 ले लिया मैंने। आई क्या है, आयोडीन है, आयोडीन का मतलब हेलोजन है, हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। सेंट्रल एटम आयोडीन है, सराउंडिंग फ्लोरीन है, 1/2। सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 प्लस सराउंडिंग कितने हैं, 7। तो 7 + 7 हो जाएगा, 7 और 7 14, 14/2 बचे कितने, 7। 7 का मतलब sp3d3। 7 का मतलब क्या है, sp3d3। समझ में आ रही बात। तो ये बहुत सिंपल मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, कोई अच्छा सा लेता हूँ, जैसे ICl2- ले लिया, ये ले लिया मान लीजिए। अब ICl2- में सेंट्रल एटम कौन सा है, आयोडीन, सराउंडिंग कौन से है, Cl है, तो N = हाफ। I क्या है, हेलोजन है, हेलोजन जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7 लिख दिया। सराउंडिंग कितने हैं, 2, क्लोरीन सराउंडिंग है, 2 लिख दिए। एक माइनस है, माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, +1 लिख दिया। तो कितने हो गए, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10/2 5। 5 का मतलब sp3d। 5 का मतलब sp3d। अब देखिए यहाँ पर इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है, नेट में 2-3 बार आ चुका है, और बहुत ज़्यादा ऐसा कोई टिपिकल नहीं है कि भाई आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, तो वो आपके जब समझ में आएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आप पता नहीं आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको लगेगा कि आसानी से आप कर सकते हो। I3- है। अब I3- टिपिकल क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों एटम एक जैसे दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा सेंट्रल कौन सा, सराउंडिंग कौन सा। भाई 3 आयोडीन है, एक सेंट्रल हो जाएगा, 2 सराउंडिंग हो जाएंगे। जैसे ICl2- था, यहाँ तो अलग अलग दिख रहे थे, एक सेंट्रल 2 सराउंडिंग था। अब यहाँ पर 3 आयोडीन होगा तो तीनों तो सेंट्रल हो नहीं सकते,
और तीनों सराउंडिंग हो नहीं सकते, तो एक सेंट्रल है, दो सराउंडिंग है, सिंपल सी बात है, समझ में आई बात। तो जैसे ये सॉल्व करा वैसे जैसे वो सॉल्व करा वैसे ये सॉल्व होगा। एक आयोडीन सेंट्रल है, बाकी दो सराउंडिंग है। मैंने कहा सेंट्रल एटम कौन सा है, आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। एक सेंट्रल हो गया तो बच्चे दो सराउंडिंग, 2 लिख दिए। चार्ज कितना है, -1, माइनस का प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10/2 5, 5 का मतलब sp3d। समझ में आ रही बात। इसके बाद मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, SO3 एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था मोनोवेलेंट डाइवेलेंट, उसका कंसेप्ट आएगा कैसे। सल्फर तो क्या सेंट्रल एटम है, तो मैंने क्या कहा, n = हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। वैसे 6 ही है ना, ऑक्सीजन फैमिली में आ रहा है, 6 लिख दिए। प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप जो कि सराउंडिंग हो, यहाँ ऑक्सीजन सराउंडिंग है लेकिन ये यूनिवेलेंट नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा, और कोई चार्ज भी नहीं है, तो सीधा सीधा क्या हो गया, 6 / 2 = 3। 3 का मतलब sp2, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, sp2। तो यहाँ पर SO3 की अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर आएगा sp2। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SO2, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल क्या लिख दिया, SO2। अब SO2 को जब आप सॉल्व करोगे तो सेम ही सॉल्यूशन आएगा, कैसे, n = हाफ, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, और ऑक्सीजन जो है वो यूनिवेलेंट नहीं है, काउंट नहीं होगा, 0। 6 / 2 = 3, 3 = sp2। समझ में आ रही बात। अभी हम केवल हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको SO2 सॉल्व कर दिया। अब आप जितने एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कार्बोनेट आयन CO3 2-। अब यहाँ पर n मैंने लिखा हाफ, कार्बन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, प्लस ऑक्सीजन जो है वो यूनिवेलेंट नहीं है, 0 लिख देता हूँ। चार्ज कितना है, -2, -2 का मतलब जितने माइनस है प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो जैसे आपने +2 करा, 4 और 2 6, 6 / 2 3, 3 का मतलब sp2। समझ में आई बात। इस टाइप से आप SO4 2- खुद सॉल्व करिए, ClO3- खुद सॉल्व करिए। इसके अलावा और जितने आपको मॉलिक्यूल दिमाग में आ रहे हैं, हाँ 1-2 मैं आपको करा देता हूँ। जैसे XeF2 है, XeF4 है, XeF6 है, XeO3 है, XeO2F3 है, XeO3F2 है, सॉरी। ये आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल है, जितने मॉलिक्यूल आप चाहो प्रैक्टिस के लिए उतने ले सकते हो। तो ये बहुत सारे, जैसे BF3 है, BCl3 है, ये सारे मॉलिक्यूल हैं आपके। या इसके अलावा जैसे आयंस की बात करें, तो आयंस की बात करें तो ये हो जाएगा CH3+ आयन हो गया, CH3- आयन हो गया, NO2+ हो गया, NO2- हो गया, ये बहुत सारे हैं। तो देखिए मैंने आपको काफ़ी सारे मॉलिक्यूल करवा दिए प्रैक्टिस के लिए। अब बाकी जितने भी आयन हैं या जितने भी मॉलिक्यूल मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और भी हो सकते हैं जहाँ भी कोई मॉलिक्यूल दिखे, जैसे ClF3 है, ClF3 है, BrF5 है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, कोई कमी नहीं है मॉलिक्यूल की। तो जितने भी SF4 है, मॉलिक्यूल की कोई कमी नहीं है। तो जितने भी मॉलिक्यूल है आप क्या करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद हाइब्रिडेशन निकालिए, और आप चेक कीजिए कि आपका हाइब्रिडेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर गूगल पे उसको चेक कीजिए कि भाई आपका सही आया नहीं आया, और कोई मॉलिक्यूल नहीं आया तो मुझसे पूछिए। समझ में आ रही बात। ध्यान रखना है जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो नहीं आएंगे इससे, वो मत पूछना आप, क्योंकि वो इस मेथड में नहीं आएंगे। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले या 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले या डिलोकलाइजेशन वाले इस फॉर्मूले में नहीं फिट बैठेंगे। तो यहाँ पर बाकी जितने भी मॉलिक्यूल है आप इस फॉर्मूले से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे मॉलिक्यूल मैंने सॉल्व करा दिए, बाकी आप सॉल्व करो। इसके अलावा जो भी मॉलिक्यूल बच जाएंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अभी हमने क्या पढ़ा, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन क्या होगा ये हमने निकालना सीख लिया। अब किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने हाइब्रिडेशन की आइडियल स्ट्रक्चर तो पढ़ ली, जैसे sp3 की टेट्राहेड्रल होती है, sp3d की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा आइडियल स्ट्रक्चर नहीं होती, जैसे लोन पेयर आएगा वैसे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। तो उसकी जो डिटेल है कि भाई कब कौन से मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होगी वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो जो है अंत तक जरूर देखा करिए और बार बार देखा करिए। इससे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात यह है, इनऑर्गेनिक की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने केवल थ्योरी का वीडियो ढंग से देख लिया, कुछ भी मैटर नहीं पड़ा, कोई मैटर देखा ही नहीं मान लीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। कैसे?
क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपको समझना और याद ही तो करना है, वीडियो देखोगे वैसे ही याद हो जाएगा। फिजिकल में फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो आप थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।